ये इनको नहीं जानते हो तो बाबू आप कुछ नहीं जानते हो। ये हमारे लिए मतलब समझ लो भगवान ही है, ठीक है। क्या है? भगवान है। बहुत चलो अदितिया ये बोल कुछ नहीं। मान लो अब जो दांत से आगे चार निकला हुआ, नाक बहता हुआ, बाल फिचका हुआ और फटा हुआ कपड़ा और लेधरा के रहती है, 10 दिन में 20 दिन में नहाती है ऐसे, और दूर से ही दुर्गंध मारती है। ऐसे फुचनी से यदि इसका शादी करा दे तो अच्छा क्या संभावना है? क्या मन लगा करके रहेगा जैसे रहता है? मतलब उसमें यह दिल लगेगा रे? प्यार बरसेगा तुम्हारा? उमड़ेगा? नहीं उमड़ेगा। क्या करोगे? चलो तो उसको दे देना, अपने नहीं रखोगे, है ना? स्वाभाविक बात है, नहीं रखोगे तुम। मैं ऐसा सारांश जो है पूरा यूट्यूब चैनल पे और या कोई भी किताब में आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। जात के आधार पर काम बांट देगा तो देश का विकास नहीं होगा। हेलो हेलो, ठीक है, आवाज वगैरह मस्त। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे? आज जो है क्लास 10th हिंदी का, पहले इधर नहीं दिखा, यही दिख रहा है खाली। अच्छा इमोजी जो लगा है इसीलिए। इमोजी, इमोजी क्या होता है? अच्छा तो देखो यहाँ पे क्लास 10th का आज हिंदी शुरू करने वाले हैं। क्या हिंदी? देखो क्लास 10th में 2 हिंदी है। कितना हिंदी है? 2 हिंदी। और पहला हिंदी है कौन? पहला हिंदी कौन? एगो है गोधुली, एगो है वर्णिका। तो आज कौन सा पढ़ रहे हैं? गोधुली, ठीक है। और इस चैप्टर का जो पहला पार्ट 1 जो है इसका नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और तो यहाँ पर लिखे हैं हंसते हंसते 30 मिनट में चैप्टर को जाएंगे चाट। चाट जाओगे? और नहीं चटाया तो चाटने के जगह अंदर घुस गया तो बढ़िया से चाट लोगे ना सब। तो आप लोग भी चाट लेना, ठीक है। और ये सब भी चाट लेगा भी यहाँ जितना बैठा है। तो देखो हंस भी रहा है, कितना एकदम मुस्कान मार रहा है, ठीक है। ये भी मजे ले रहा है और तुम लोग भी मजे ले यहाँ पे। तो जो सोशल मीडिया यूज करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो एक बार जो है अपना तेज ब्रेन्स का जो है फेसबुक पे जो है फॉलो कर लेना। tejbrain.official के नाम से इंस्टाग्राम पे इसको भी फॉलो कर लेना। और यूट्यूब चैनल तो है ही तेज ब्रेन, जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स कर देना। और ये जो पढ़ाने वाले हैं हिंदी, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? PDF कहाँ मिलेगा? तो इस पर जाना। कौन कौन? www.tejbrains.com। ये गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे हिंदी का PDF हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग क्या करना? डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अगला देखो आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो ध्यान से देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो है ना भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? भीमराव अंबेडकर के बारे में। ज्यादा छमक छल्लो मत बन, हमको डिस्टर्ब होता है। प्रथा के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, इनका जीवनी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें विभाजन ही खाली लिखा, तो इसमें शर्म करो जी, शर्म भी लिख लो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक निबंध है, ठीक है, इसको अच्छा से समझेंगे आसान भाषा में। मतलब इसका पूरा सारांश अभी बताएंगे। पहले ये बता देंगे, उसके बाद जो है आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश बता देंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम करेंगे अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर, वो वाला जो है याद कराएंगे आपको। तुरंत यहीं पे याद करा देंगे। अभी सब बोले तो हंसते हंसते चाट जाओगे तो वही करा देंगे। और चौथा ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ लेंगे। मतलब देखो बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, इसके बारे में पढ़ना है और इसका पूरा कहानी भी समझना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी याद करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। मतलब ये 3 क्लास होना चाहिए कम से कम। कितना क्लास? लेकिन हम कोशिश किए हैं एक क्लास में, वो भी 30 मिनट के अंदर जो है आपको पूरा चैप्टर याद कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा शांति बनाओगे और हमको एकदम ध्यान से सुनोगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। यदि इधर उधर करोगे और नहीं सुनोगे तो याद नहीं हो जाएगा। और शुरू करने से पहले जल्दी से देखो, सब अपने अपने दोस्त को शेयर कर दो और बुला लो। अब चैप्टर शुरू होने वाला है, हर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ जहाँ हर जगह शेयर करके स्टेटस लगा दो भैया, और बुला लीजिए कि आ जाइए हिंदी शुरू करने वाले हैं। अब सबसे पहले एक बार फिर से आपको जो है ना
आपको हमने दिया था कि 10 दिन में, कितना दिन में हिंदी खत्म करेंगे? 10 दिन में हिंदी पूरा खत्म कर देंगे। कितना दिन में? 10 दिन में। तो 10 दिन में हिंदी कैसे खत्म करेंगे उसी का तैयारी चल रहा है, इसीलिए एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे 30 मिनट में। तो सिलेबस एक बार क्या बताए थे आपको? गद्यांश पूछेगा कितना नंबर का? 20 नंबर का। निबंध पूछेगा कितना नंबर का? 10 नंबर का। पत्र पूछेगा कितना नंबर का? 5 नंबर का। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा कितना? 10। और दीर्घ उत्तरीय 5। टोटल कितना हो गया? 15। तो 50 हुआ। देखो, और किताब वाला से, जो किताब वाला से क्वेश्चन आंसर कितना पूछता है? 15 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा? 40 नंबर का। तो टोटल जो है ना, देखो ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का पूछेगा, उसमें से 60 ग्रामर रहेगा और 40 बुक रहेगा। तो अभी जो हम किताब पढ़ाने वाले हैं तो वो कितना नंबर का पढ़ोगे? 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा और 15 नंबर आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। टोटल कितना नंबर का तैयारी करा रहे हैं? 55 नंबर का। 55 नंबर का तैयारी हम जो है बहुत ही आसान करके, मतलब कि आपको जो है 10 वीडियो देंगे, उसी में हो जाएगा 55 नंबर का तैयार। तो 10 वीडियो यानी 30-30 मिनट का रहेगा और 5 घंटा में 55 नंबर आपका तैयार कर देंगे। ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर, अब ध्यान से देखना, इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? महू, मध्य प्रदेश में। और किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में जन्म हुआ था। किस परिवार में जन्म हुआ था? क्या यहां तक समझ आया? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहां पे? महू, मध्य प्रदेश में। और किस परिवार में? दलित परिवार में। दूसरा, इसकी मृत्यु कब हो गई थी? दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है? इसके माता का नाम क्या था? भीमा बाई। ठीक है? इसके पिता का नाम क्या था? रामजी सचपाल। क्या नाम था जी? रामजी सचपाल। और इसकी पत्नी का नाम? रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछता है, इसीलिए बता रहे। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और लिख लेना जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला अभी जीवनी भी इसका पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में भी पढ़ा रहे हैं। तो अगला है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए, बढ़िया शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है? कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका। जब प्राथमिक शिक्षा, मैट्रिक, इंटर पढ़ लिया तो उसके बाद जो है उच्चतर शिक्षा, बढ़िया शिक्षा मिले तो स्कॉलरशिप परीक्षा दिया। बहुत पढ़ने में तेज था और वो परीक्षा दिया, पास कर गया और अमेरिका में इसको फ्री में जो है पढ़ाने के लिए जो है इस कॉलेज वाला बुला लिया। ठीक है? वहां पे इसको तैयार कराया, पढ़ाया। न्यूयॉर्क में अच्छा से पढ़ा और उसके बाद फिर वहां से कहाँ चला गया? लंदन, इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? लंदन, इंग्लैंड। यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गया? उसके बाद इसके ना 3 प्रेरक व्यक्ति थे, ये जिसको आदर्श मानते थे, जिसको अपना गुरु मानते थे। ठीक है? तो इसके जो है ना 3 प्रेरक व्यक्ति थे। वो कौन कौन था? वो कौन कौन था? तो ये ना बुद्ध, महात्मा बुद्ध है ना, सुने हो, देखे हो, उनके बातों को अमल करते हो? ये जो करता था कौन? भीमराव अंबेडकर। और कबीरदास का नाम सुने हो? कबीरदास। कबीरदास जो है इनके कौन थे? आदर्श थे। और एक तीसरा ज्योतिबा फूले, है ना, परीक्षा में पूछ देगा। इसके 3 जो प्रेरक थे वो कौन कौन थे? कौन कौन थे? तो क्या बोलोगे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है? हाँ, चलो यहाँ पे हो गया। प्रमुख भाषण इसका, ये जो है जब पढ़ लिख के आए अमेरिका, लंदन से, तो बहुत तेज हो चुका था उस टाइम। जो है ना भारत गुलाम था उस टाइम। भारत क्या था? गुलाम था। और वहां से जब अमेरिका, लंदन से पढ़ के आया, इसके इतना और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये बहुत सारा वकील वगैरह, नियम कानून वगैरह सब कुछ पढ़े हुए थे। ठीक है? और बहुत बुद्धिमान और तेज है। तो ये क्या किया? पहला भाषण जो दिया था ना, एक भाषण का नाम था, और अंग्रेजी में भाषण देता था। किसमें? अंग्रेजी में किताब लिखता था। वही भाषण का नाम था क्या? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम है भाषण का? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका जो पूछेगा प्रमुख भाषण कौन है, जो सब ये जो भाषण दिया सबसे अच्छा, तो बोलोगे द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है? जिसका अनुवाद हिंदी में कौन किया है? ललई सिंह यादव ने किया था। अंग्रेजी में दिया था ये भाषण, इसको हिंदी में कौन कन्वर्ट करा? ललई सिंह यादव। यहां तक क्लियर है? अगला, प्रमुख रचना। अब ये ना बहुत सारे किताब भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं जी? बहुत सारा किताब भी लिखा। और इस किताब का नाम क्या है? Who are they? Who are Sudraj? Who are Sudraj? The Untouchables। क्या नाम है? The Untouchables, The Caste in India। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। और ये था आपका किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी था जीवनी। किताब में आप उल्टाओगे तो फर्स्ट पेज में जो लिखा था हम आसान भाषा में करके पॉइंट वाइज करके आपको जो है पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो निबंध है उसके ऊपर। ठीक है? चले क्या? क्या करें? कहानी बता दें क्या?
हाँ जी, कहानी बता दूं? पक्का? एगो बोले थे रुमाल ला दो, कितना पसीना होते हैं, कहाँ कहाँ पोंछना पड़ता है। चलो, तो अब जो है ध्यान से सुनो, आपको 5 मिनट में पूरा निबंध आसान भाषा में हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। ऐसे हम लिखे हैं, ठीक है, यहीं पर देख लो, ठीक है। पूरा कहानी देखो, ये जो सारांश है इसको यदि आप अच्छा से समझ लिए, इस सारांश को अच्छा से समझ लिए तो क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि सारांश लिखोगे कैसे। सारांश मतलब क्या होता है, ये जो किताब दिया होगा, देखो हम ये सारांश में आपको क्यों हम यहाँ से पढ़ना चाहिए बताते हैं। हम जो लिखे हैं सारा के सारा आसान भाषा में, ऐसा सारांश जो है पूरा यूट्यूब चैनल पे और या कोई भी किताब में आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। ये क्योंकि हम जो है अभी अपने मन से उस कहानी को जो है समझे और उसको पूरा आसान करके लिखे हैं, ताकि बच्चा एक बार में सुने समझे और क्या हो जाए, याद हो जाए। तो इसमें हमको 5 घंटा का मेहनत लगा है, तब जाके हम लिख पाए। तो इसीलिए ध्यान से देखोगे, और ये आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो आप क्या करना, ये पहले पढ़ लो, देख लो, और फिर हर जगह जाके भी देख लेना। देखना आपको इस तरह का तो नहीं मिलेगा, एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। तो चलो आप शुरू करते हैं। क्या लिखे हैं प्रस्तुत पाठ में, देखो एक बार सारांश जल्दी से पढ़ देते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक का मानना है कि भारत में जात के आधार पर कामों को बांटा है। किसके आधार पर है? उस किताब में क्या लिखा है, उस किताब में बताया है कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इसमें है भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि जो भारत में है ना, भारतीय समाज में जो है ना, लोग को जो काम मिलता है उसके जात के हिसाब से मिलता है। कैसे? आगे देखो, यदि कोई नाई परिवार में जन्म लेता है तो उसे सब दिन क्या करना पड़ता है? बाल काटना पड़ता है। सब दिन क्या करना पड़ता है? बाल काटना पड़ता है। भैया तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये नाई बेचारा ये सब का जो है, अब जैसे घर में पूजा पाठ कराओ तो इसको सिर्फ वो हवन कराने के लिए वो लकड़ी ही और आम का पत्ता ही लाना है, और बगल में बैठ के वही देखना, ओम नमः स्वाहा करवाना है। करेगा कौन? ब्राह्मण, ठीक है। ये ऐसा नहीं कभी हुआ कि नाई बैठ गया पूजा करा रहा और ब्राह्मण लकड़ी ला रहा तोड़ के, फूल पत्तर बेल पत्तर ला रहा। काम क्या बांट दिया भैया? फूल बेलपत्तर लकड़ी जितना है ओम नमः स्वाहा वाला सामान लाएगा कौन? नाई। और पूजा कराएगा कौन? पोथी पढ़ेगा ब्राह्मण। क्या उल्टा भी तो हो सकता है? नहीं, उल्टा कैसे होगा, है ना। तो सारे काम ऐसा जो है ना, किसके आधार पर बांटा गया है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। बराबर कर देता, खत्म कर देता। कोई भी बाल काट सकते हो, कोई भी पूजा करा सकते हो, मजा आ जाता। तुम लोग साला देखता कि अरे आजकल ब्राह्मण में पूजा पाठ में ढेर आमदनी हो रहा है, तो सब एक एक पोथी लेके भीड़ जाता है कि नहीं भीड़ जाता। पोथी 2-4 को मंत्र सीखने में दिमाग लगाता, बाकी चीजों में नहीं। अभी लगाते हो क्या? नहीं। क्या है ना, तुरंत जा गया 2-4 मंत्र पढ़ा जी, 500 निकालिए जजमान। कैसे करता है ना, सरस्वती पूजा सब में देखोगे आता है जो 2-4 को मंत्र भी सही से नहीं पड़ेगा, और क्या क्या कर दिया, ऐसे पूजा भी सही से संतुष्टि भी ना हो, और फिर दूसरे दिन मुंह उठा के आ गया। कितना जजमानी? 1000। तो ठीक है 1000। और उसमें भी क्या देते हैं? धोती देते हैं, गंजी गमछी सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद पैसा भी चाहिए 1000, साड़ी भी दे दो, सब कुछ दे दो। असल जो चढ़ाते हैं वो सब भी ले जाता उठा के, और फिर भी पेट नहीं भरता है उसका। चलो ऐ देखो, ऐ भैया कोई ब्राह्मण देख रहा होगा तो मेरा वीडियो में क्या क्या गाली दे के जाएगा अभी। चलो यार देखो, नहीं बढ़िया करते हो, ठीक है। यदि देखो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो उसे पूजा पाठ ही करना पड़ता है ना, वो ही करेगा, और दूसरा कोई काम में उसको मन ही नहीं लगता है ना। और देखो अब यदि बढ़ई में जन्म लेता है तो क्या करना पड़ता है? लकड़ी वगैरह कुर्सी टेबल ही बनाने में वो दिमाग लगाएगा। और यदि कुम्हार में जन्म ले लिया तो क्या करना पड़ता है? मिट्टी का बर्तन का काम ही करना है उसको। और यदि ग्वाला में जन्म ले लिया, अभी तो भैया फिर भी ठीक है, यदि पहले यादव जाति में जन्म ले लेता था तो उसको गाय भैंस ही चराना होता था। क्या देखो, गाय भैंस बकरी दूध यही सब काम करता था ना। यादव के घर में देखता बहुत सारा एकदम दूध गाय भैंस एकदम भरा पड़ा है। ये अब जो है खत्म हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और यदि कोई बनिया परिवार में जन्म ले लिया
यदि कोई बनिया परिवार में जन्म ले लिया तो वो क्या बिजनेस ही करेगा, वो 1-1 रुपया तराजू तोलेगा ही, है ना। या तो बड़ा बिजनेसमैन भले ना बने, लेकिन बनियागिरी ही करेगा, है ना। दिन हर जगह में कंजूसी लाएगा कि इधर से 1 रुपया 50 पैसा 8 ना बचा ले, ठीक है। तो ये जो है ये परंपरा कैसे शुरू हो गया, ये परंपरा जो है कैसे शुरू हो गया, हमारे पूर्वज द्वारा ही कर दिया गया। और ये जो है ना, ये जो है सही देखो, ये किताब में नहीं लिखा था, किताब में मतलब लिखा यही था, कहने का मतलब यही था, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा था जो हमने लिखा है। इसीलिए बोले थे कि हम जो लिखा है एकदम आसान भाषा में, जो ऐसा एग्जाम्पल देंगे आपको सीधा दिमाग में घुस जाएगा और सीधा चाट लोगे जो बोले थे हंसते हंसते, तो हंसते हंसते चाट लेना। तो यहाँ तक समझ आया क्या, क्या समझाए कि अभी जो भीमराव अम्बेडकर जी कहा है कि मतलब क्या कहा, मतलब कहा है कि जात के आधार पर जो काम को बांटा है, किसके आधार पर बांटा है, काम को। अब जात के आधार पर काम को बांट देने से ना, अब ठीक है बहुत लोगों का जो काम बांट दिया उसमें करने का मन करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि ना उसको मन नहीं करता। जैसे हम कौन से जात के, अभी वीडियो में नहीं बताएंगे, अच्छा बता देते हैं कौन, वही हाँ यही वाला है। चलो अच्छा सोचो, हम अभी पढ़ा रहे हैं, बोलता उच्च जाति के लोग ही पढ़ा सकते हैं जी, यादव लोग तो गाय भैंस बकरी। अब जैसे हमको दे देता कि भैया तुम यादव में जन्म लिए हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, हाँ तो क्या करना है, गाय चराना है, भैंस चराना है, दूध वगैरह यही सब बेचना है और यही सब करना है, ठीक है। तो अभी हमको करना पड़ता है, तो क्या हमको करने में मन लगता, और जबरदस्ती हमसे करवाया जाता कि जी करो, करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, तुम दूसरा काम नहीं कर सकते। तो हमारा क्या होता है कि हमारा ग्रोथ रुक जाता है, और वहाँ पे मन हिंसा के तो जाते हुर्रार करते, लेकिन मन लगा के नहीं करते। और मेरा इतना नाम सम्मान इज्जत तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, नहीं कमाते, मेरा विकास नहीं होता। हमको मन किस में लगता है, कौन काम करने में, पढ़ाने में मन करता है, तो हम पढ़ाते हैं, है ना। तो जिसको जो मन करे और जो आता है वही काम करने को मिल जाए, तो वो आदमी ना बहुत तरक्की करता है, वो कभी बेरोजगार नहीं रहता, उसके पास पैसा धन, वो बहुत मन लगा के काम करता है। लेकिन जो काम करने का मन करता है और उसको जो है नहीं करने दिया जाता है और जबरदस्ती वो काम करवाता है जो उसको करने का इच्छा नहीं है, तो वो आदमी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता। अब कोई गलती से लेबर बन जाता है ना कोई, या कोनो नौकरी टोकरी नहीं कर पाया और उसको लेबरी करने का मन नहीं है, और एक दिन बुला देना, देखना क्या करता है, कैसे टसम टस करेगा, एक ईंटा उठाने में उसका हालत खराब हो जाता है। 4 बार बैठेगा, 4 बार खैनी लगाएगा, 4 बार इधर उधर करेगा, और दिन ऐसे काटेगा कि कैसे भी करके जो है ना पूरा आज टाइम बिता दे, है ना। तो वो क्यों कर रहा है उसमें, क्योंकि उसको उस काम को करने का मन नहीं है, उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है घर वाला। क्यों मार तो झुपड़ी गिरा, हद करती है, हद करती है ध्यान से। तो हमारे यहाँ लोगों को उसके काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिलता, बल्कि हमारे जात के हिसाब से काम मिलता है। हमारे यहाँ लोगों को उसके काबिलियत के हिसाब से नहीं, बल्कि किस हिसाब से मिलता है काम, जात के हिसाब से। जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वही करना पड़ता है, चाहे वह काम में मन लगे या ना लगे, फिर भी क्या करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए भारतीय समाज के लोग मनहीन होकर काम करता है, जिस वजह से लोगों की असली ताकत बाहर नहीं आ पाता, उसका सही ढंग से ही विकास नहीं हो पाता है। और जाति प्रथा के कारण ही भारत में आज गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मतलब क्या कहा, मतलब ये कहा कि व्यक्ति को जो काम में अच्छा लगता है वो काम करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि जो उसके बाप दादा पूर्वज करते आ रहे हैं वही काम जो है क्या करना पड़ता है, उसको देता है, जिस वजह से वो मन लगा करके काम नहीं करता, मनहीन होकर यार मन फिर भी जबरदस्ती करना पड़ता है ना। और जबरदस्ती करना पड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो बेरोजगार हो जाता है, कर पाता, और उसको गरीबी, भूखमरी जैसे समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और देश को विकास करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि देश का विकास चाहिए तो हर व्यक्ति को सब काम करने की आज़ादी होना चाहिए, जिसको जो मर्जी वो काम करेगा। यदि तुमको बाल काटने आता है तो भैया काटो, कोई दिक्कत नहीं है, रोक नहीं सकता है ना। तुम भी सैलून खोल सकता है, हाँ नहीं खोल सकते हो, हमको बाल काटने आता तो हम सैलून खोल देते, क्यों नहीं खोल सकते। लेकिन तुमसे बाल नहीं कटवाएगा, बोलेगा तुम शुद्ध नहीं है। क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन है, ठाकुर जी। इतना वो खुद ही पाप करते हैं, रोज 100 ठोका पाप लेके आते हैं, फिर भी वो शुद्ध है, ठीक है। तो क्या ही बोलो, वो किससे शुद्ध करवाता है पता नहीं है। और देखो, और हमारे जो जातिवाद के पोषक है
और आगे समरी देखो। और हमारे जातिवाद के पोषक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको बराबर जो मर्जी वो काम करना चाहिए, इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, लोगों के पास काम करने का मौका मिलेगा। और जल्दी से पहले पंखा बंद कर, तुम लोग जो हवा खा रहे बैठ के, लाज नहीं लगता, शर्म थोड़ा सा। देखो यहाँ पे, और हमारे जो जातिवाद के पोषक है उनका मानना है कि हमारे हिंदू धर्म में लोगों की काम बदलने की अनुमति नहीं है, चाहे उसमें दुख हो, कष्ट हो, भूखे मरे या कुछ भी हो, अपना काम बदल नहीं सकते। जो जात में जन्म लियो और जो काम दिया है भैया वही काम करोगे, ठीक है। अगला, लेखक भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं यदि देश का आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है, तो यह जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत खत्म कर सबको बराबर सम्मान और हक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये जो ऊंच नीच है, छुआछूत है और जाति प्रथा, जात के आधार पर काम जो बांटा है, ये सब को क्या करना है, खत्म कर देना है। और काम किस पर देना है, जो व्यक्ति को आता है, जो काम करने आता है, जिसमें मन लगता है वो करने दिया जाए। तो इसमें सारे व्यक्ति मन लगा करके काम करेगा और उसके पास पैसा भी होगा और सब कुछ होगा और वो मतलब उसकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगा। और यदि जातिवाद ही रहा तो ये अत्यंत घातक है, विनाश हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। समझ में आया? ये था आपका जातिवाद, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है। पूरा किताब लंबा, अभी पढ़ने में बहुत समय लगता, हमने 2-4-5 मिनट में जो है आपको पूरा कहानी बता दी। यही कहानी है, बस यही कहानी है कि जो है जात के आधार पर काम बांट दिया, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जात, ये है वो है करके काम सबको अलग अलग जो पूर्वज करते आ रहे हैं वही करने दे दिया, जिससे लोगों का जो है विकास क्या हो गया, रुक गया, क्या हो गया है, रुक गया। और वो जो है कि और क्या, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़े। अच्छा, अब शुरू करते हैं यहाँ से एक नया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, 2 चीज पढ़ा। पहले भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़ा, उसके बाद क्या, पूरा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कहानी समझे ना, अभी बताए। और इसको अब जो है तीसरा चीज बताने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। क्या बताने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जो है आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, एक एक बार में याद हो जाना चाहिए सबको फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ऐसा, लेखक किस विडंबना की बात करते हुए, विडंबना गलत छाप, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, देखो आपको जो हमने अभी जो जिस भाषा में कहानी समझाया उस भाषा में आपको किताब में नहीं मिलेगा, बहुत भारी भारी कठिन शब्द मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जो हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ये बहुत ही आसान और सरल और सटीक भाषा में करवाएंगे। और किताब और गेस्ट पेपर का एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो हम जो अभी नया तरीका से लिखे हैं इसको ध्यान से देखो। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखो लेखक जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करता है। किसका बात करता है, लेखक जो है बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी जात के आधार पर जो काम बांट दिया है इससे समाज में बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, गरीबी, भूखमरी, ये सब समस्या उत्पन्न हो रहा है, जिस वजह से जो है ना ये अत्यंत ही घातक है, बेकार है। ठीक है, और इसलिए आगे क्या बोले, विडंबना का स्वरूप क्या, विडंबना का स्वरूप अत्यंत घातक है। जात के आधार पर काम बांट देगा तो देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, यही कह रहा है। क्वेश्चन याद हुआ, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो बोलना लेखक जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करते हैं। और इसका स्वरूप क्या, विडंबना का स्वरूप क्या, तो बोलना विडंबना का स्वरूप अत्यंत घातक है। बहुत ही छोटा कोशिश किया है एक लाइन में समझाने का, समझ गए। पहला क्वेश्चन याद हो गया, जल्दी से लिखिए यस यस यदि हो गया तो। ठीक है, हाँ, और एक चीज बता देते हैं, और एक चीज बता देते हैं, क्या, और एक चीज बता देते हैं। देखो आज जो है ना हमारे बहुत सारे नए बच्चे आए हैं। ठीक है, बहुत सारे, खेसर में अपना है ना एक ट्यूशन है, क्या बोलते हैं, हमारे दोस्त ही है सोनू सर, है ना, उनका है नया सवेरा कोचिंग है। ठीक है, वहाँ के जो बच्चे हैं सारे जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए आज सारे कनेक्ट हुए हैं। तो वो कौन कौन से बच्चे आए हुए थे उनका नाम ले लेते हैं। काजल आई हुई थी और सोना नाम है, ये भी मैसेज करी हुई थी। ये सब जो है पढ़ने के लिए अभी देख भी रही होगी। दिव्या, सचिन, कुंदन, ये सब जो है ना आप लोग आए हो, आप लोग का स्वागत है। और बढ़िया से पढ़िए, कैसा लग रहा, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा वो भी बताइए। अच्छा लगे तो कमेंट्स में करके बताइए। और आप लोग भरोसा करके आए हो
तो इस भैया पे भरोसा रखो, जैसे आपके सोनू सर हैं वैसे ही ये भैया भी आपको इस बार 10th में टॉपर कराने में जो है क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो आप लोग कहीं भी ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ पे अच्छे से पढ़िए और इस भैया का भी हेल्प ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको जो है हिंदी का जो है तैयारी करा देंगे और आपको अच्छा लगेगा देखना। ये चैप्टर जो है अभी तुरंत क्वेश्चन आंसर जो है पूरा याद करवा देंगे। और कोई काजल थी शायद, वो बोल रही थी सर कुछ भी नहीं पढ़े, मैथ में डर लग रहा, संस्कृत में डर लग रहा, तो डरने का बात नहीं है। ये सारा चैप्टर जो है संस्कृत भी अच्छा से पूरा करा देंगे, हिंदी भी सारा करा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन याद हुआ, एक बार लिखो कमेंट में जल्दी, याद हुआ कि नहीं। देखो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं रे, तो लेखक जाति प्रथा का बात करता है। किसका बात करता है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। विडंबना का स्वरूप क्या है, अत्यंत ही घातक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर समझो, जातिवाद के पोषक यानी जो लोग ये बोलते हैं कि जातिवाद बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, जातिवाद क्या है, बहुत अच्छा चीज है, तो ये होना ही चाहिए, जात के आधार पर ही काम बांटना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि भैया नाई है तो वही बाल काटेगा और कोई नहीं काट सकता, ब्राह्मण ही पूजा करा सकता। ये एकदम 100% सही है। उसी को जो ये बोलता है उस आदमी को लेखक क्या बोलते हैं, जातिवाद के पोषक। तो बोल रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, जातिवाद के पोषक का मानना है कि जो काम उसके पूर्वज करते आ रहे हैं वही करना चाहिए, उसी में क्या है, भला है। जात के आधार पर कम काम बांटने में कोई बुराई नहीं है। हमारा हिंदू धर्म का धर्म में काम, देख लो ध्यान से, काम बदलने की अनुमति नहीं देता है। जातिवाद के पोषक क्या बोल रहे हैं कि भैया जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे जात के आधार पर काम जो बांट के आए हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वही करना चाहिए, काम को बदलना नहीं चाहिए। चाहे आप इसमें मरो या जिंदा रहो फिर भी कौन काम करना है, जिस जात के हो वही काम करना। हमारे हिंदू धर्म में काम बदलने का अनुमति नहीं देता है, ठीक है, सही बात है। अभी तुम लोग जो है ना, कोई ब्राह्मण छोड़ के कोई दूसरा आदमी पूजा करा दे तो आप लोग उसको मान नहीं दोगे, खुद ही मन में यार ये शुद्ध नहीं हुआ, वही कराता तो शुद्ध होता, और ये तो गलत बात है भैया। आगे देखो, 2 क्वेश्चन याद हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में, क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पे जल्दी से, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। बोल रहा जातिवाद के जो पोषक है उस जो इसके बारे में जो तर्क दिया वो लेखक क्या आपत्ति जताया, जातिवाद के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो ध्यान से देखो, जातिवाद के पक्ष में लेखक की निम्न आपत्तियां। पहला, लेखक का मानना है कि जातिवाद अत्यंत घातक है। लेखक का क्या मानना है, जातिवाद अत्यंत ही घातक है, खराब है। इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि मजबूर होकर काम करता है। जातिवाद में क्या होता है, व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि क्या होकर काम करते हैं, मजबूर होकर काम करता है। लोगों को सही विकास नहीं हो पाता, लोगों का सही से विकास क्या होता है, नहीं हो पाता है। उच्च नीच छुआछूत की भावना जग जाता है। क्या जग जाता है, अब ये छोटा जात वो बड़ा जात, हम बढ़िया वो खराब, ये सब जो भावना जाग जाता है, साथ में बैठ नहीं सकते, साथ में मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये जो देखता है ये बहुत ही गलत बात है ना। अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना ये क्या है, गलत है, ठीक है। सभी लोगों को बराबर सम्मान हक नहीं मिलता। जातिवाद के कारण ये सब जो है प्रॉब्लम होता है, जातिवाद के कारण ये सब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जातिवाद जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो देखो ध्यान से, भारतीय समाज में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। कैसा है जी, देखो यही लिखे हैं, भारतीय समाज में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन जो है क्या है जी, अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन व्यक्तियों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। जातिगत जो होता है व्यक्तियों की रुचि, रुचि मतलब उसके मन के हिसाब से, ठीक है, या कार्यकुशलता, कार्यकुशलता मतलब जो उसको काम आता है, ठीक है, मन और जो उसको काम आता है उसके आधार पर नहीं होता है, बल्कि किस पे होता है, बल्कि माता के गर्भ में जब रहता है, जब बच्चा पेट में रहता है उसी टाइम ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यदि ठाकुर परिवार में जन्म लेने वाला है कोई, बार बार ठाकुर मन आ जाता है मुंह पे, यहाँ 2 को बैठा इसलिए, ठीक है, श्रम विभाजन और ये कर दिया जाता है, जिस कारण व्यक्ति मन लगाकर नहीं बल्कि विवश होकर काम करता है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसको ध्यान से 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, जातिवाद वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है। क्या जातिवाद भारत में गरीबी और बेरोजगारी का कारण क्यों बन गया है, जातिवाद के कारण कैसे गरीब बनते जा रहा, लोग कैसे बेरोजगार होते जा रहा। ध्यान से देखो, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यहाँ के लोगों को
वही करना पड़ता है जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। उसमें काम में मन लगे या ना लगे, दिल लगे या ना लगे, फिर भी वही करना पड़ता, जिस कारण व्यक्ति मन लगा करके काम नहीं करता और उसे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब जैसे मान लो जो काम में व्यक्ति को मन ही नहीं करता, इच्छा नहीं करता, वही काम जबरदस्ती करवाएगा तो वो मन लगा करके करेगा नहीं। अब जैसे मान लो कि तुम जो है तुम्हारा ना शादी हो रहा, लड़का लोग को बता रहा, कैसा लड़का लोग का मान लो शादी हो रहा, ये लड़का है ठीक है, और इसका जो है ब्याह होना इस पूछनी से। अब इस पूछनी का आगे से 4 गो दांत निकला रहे हैं, कैसा इधर से ऐसे 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 निकलता है, बाल पगलैया जैसे रखती है और जो है भूतनी बन के बैठी है, और उसमें से वही लड़की से जो है ना, ये कौन है, चलो आदित्य ही बोल, और ये पूछनी। अब मान लो अब जो दांत से आगे 4 निकला हुआ, नाक बहता हुआ, बाल फिचका हुआ और फटा हुआ कपड़ा और लेधरा के रहती है, 10 दिन में 20 दिन में नहाती है ऐसे, और दूर से ही दुर्गंध मारती है। ऐसे फुचनी से यदि इसका शादी करा दे तो अच्छा क्या संभावना है, क्या मन लगा करके रहेगा जैसे रहता है, मतलब रहोगे बोलो, उसमें ये दिल लगेगा रे, प्यार बरसेगा तुम्हारा, उमड़ेगा नहीं उमड़ेगा, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? चलो तो उसको दे देना, अपने नहीं रखोगे, है ना, स्वाभाविक बात है, नहीं रखोगे तुम, स्वाभाविक बात है तुम नहीं रखोगे, क्या करोगे, नहीं रखोगे। उसके साथ यदि जबरदस्ती माँ बाप बोलेगा कैसे नहीं रहेगा, रहने पड़ेगा, तो तुम ना मन हिंसा के तो रहोगे लेकिन खुश नहीं रहोगे, और जो है तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ रहेगा, हमेशा झगड़ा होते रहेगा, दूर रहेगा, कभी आपस में दूर रहोगे, यही सब ना होगा। हाँ कभी, और जब दूर रहोगे तो बताओ रिश्ता अच्छा हुआ, क्या होगा, खराब हो गया रिश्ता, परिवार टूट गया, सब कुछ हो गया। वैसे ही बेरोजगारी में भी है, अब उस वैसे ही ना यहाँ भी है। देखो ना भाई क्या है, अल्लाह कर रहा है, बैठ चुपचाप, पंखा चला दीजिएगा बीच वाला। देखो यहाँ पे बार बार डिस्टर्ब कर देते हो सामने में से, तो हर बार वही काम करना चाहिए हर आदमी को जिसमें जिस आदमी को मन लगता है। यदि जो काम करने में मन नहीं लगता, हमको कोई पढ़ाने के अलावा मजदूरी करने दे देगा तो शायद हम नहीं करेंगे वहाँ मन लगा करके, और वो हमसे वो होगा भी नहीं। लेकिन पढ़ाते वक्त हम जो है भूखे प्यासे खड़े दिन भर जैसे मर्जी हम ना रह सकते और बढ़िया से पढ़ा सकते, चाहे मिले या कुछ ना मिले, है ना, तो फिर भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोग भी आगे चल के भविष्य में कोई काम चूज करोगे कि हमको कौन सा काम करना है, तो वही काम चूज करना जिसमें तुमको करने में मन लगे। अब जो है चोरी करने में बोलोगे हमको मन लगता है, तो वो काम मत करने लगना, है ना। अब बोलोगे पढ़ने में तो मन लगता नहीं है सर, मोबाइल चलाने में मन लगता है, तो वो भी नहीं करना। यहाँ देखो, ये क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, अब 2 को बचा और इसके बाद, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानता है? जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति मजबूरन वह काम करना पड़ता है जो उसके बाप दादा करते आ रहे हैं, चाहे उसे काम में दिल लगे, चाहे उस काम में उसका दिल लगे या ना लगे, मर्जी हो ना हो, फिर भी वही काम करना पड़ता है, जिस वजह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार, भूखमरी जैसी समस्याओं का जूझना। अब तो लगभग ठीक हो गया, पहले आज से 50 साल पहले, यहाँ ध्यान दो यार, तुम लोग बार बार कहते हैं सामने में गप नहीं करो, कितना बार बताएं कि हम जैसे घूमते हैं हमको डिस्टर्ब होता है, लेकिन समझ ही नहीं आएगा तुम लोग को, क्यों समझोगे बात। अब देखो, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? क्या बोले, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को क्या दिखाया है?
हानिकारक दिखाया। बोल रहा जाति प्रथा जो है बहुत ही हानिकारक है, या विनाशकारी है, ये समाज को बर्बाद कर देगा। किस पहलू से? देखो यहाँ पे लेखक ने निम्न पहलुओं से जाति प्रथा को हानि प्रथा के रूप में दिखाया। अब देखो ये 1 नंबर यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पर दे देना 1 नंबर। पहला, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों और स्वाभाविक विभाजन हो गया। जाति प्रथा के कारण क्या हो गया? काम क्या हो गया है? बट गया। काम का क्या हो गया? बट गया। और दूसरा, आपस में उच्च नीच की भावना जग गया। आपस में क्या भावना जग गया है? उच्च नीच। कोई बोल रहा है हम बड़े हैं, कोई बोल रहा है हम छोटे हैं, आपस में एक जैसा सम्मान भाव से नहीं देख रहा। लोगों को इच्छा ना भी होता फिर भी मजबूरी में क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति का सही विकास नहीं हो पाता। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति का क्या नहीं हो पाता? सही विकास नहीं हो पाता। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं का आवश्यक माना? ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? लास्ट। आपके किताब में 8 क्वेश्चन दिया था, 8 क्वेश्चन ये करा दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न विशेषताओं को आवश्यक माना। क्या बोला? सच्चे लोकतंत्र कैसे स्थापना होगा? तो उसने माना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का होना चाहिए। बोल रहा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो पता चलता है पानी है, वैसे ही आपस में कोई भी जात का रहे, ये नहीं पता चले कि भैया ये बड़ा जात है, ये छोटा जात है, ये ऐसा है। एकदम मिश्रण, अच्छा दूध पानी की तरह मिश्रण है, सब मिलजुल के रहे, सब एक जैसा भाव रहे, तब जाके अपना देश का क्या होगा? विकास होगा। फिर क्या है? समाज के सभी वर्गों के लोगों को बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए। बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए। उच्च नीच छुआछूत भावना नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उच्च नीच छुआछूत भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव आज बड़ा हो जाएगा, बहुत वीडियो सोचे थे कर देंगे, आज 3 ही चीज काम कर पाए। क्या क्या कर पाए? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़ा दिए, पूरा कहानी पढ़ा दिए, और जो है पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ा दिए। अब जो है क्या बचा? ऑब्जेक्टिव। ये 5-10 मिनट का रहेगा, दूसरे वीडियो में बना के दे देंगे। ठीक है, हाँ चलो यहीं तक रहने दें।